सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज फर्स्ट में है और चलिए आज के टॉप 10 क्वेश्चंस देखते हैं। हम इन क्वेश्चंस के थ्रू सारे न्यूज आर्टिकल्स और सारी इंफॉर्मेशन आज की पूरी कवर कर लेंगे। ठीक है। और आप जानते हैं आज फर्स्ट में है मतलब वर्ल्ड्स लेबर डे, और आज का दिन मेहनत और हार्डवर्क का प्रतीक है। तो हम भी इंस्पायर होकर पूरी मेहनत करें और अपने एग्जामिनेशन और टारगेट्स में जल्दी सफल हो। ठीक है। और फ्रेंड्स, आज दिन में एक वीडियो आने वाला है, हम क्वांट और मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। एंड द टॉपिक विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर पहले पढ़ा होगा आपने, पर आज थोड़े अलग ढंग से पढ़ाऊंगा मैं। फॉर्मूले वही सारे होंगे, पर एक ग्राफिकल अप्रोच लेके चलेंगे कि ग्राफ्स को साथ साथ लेके हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आप देखिए कितनी क्लैरिटी और बढ़ जाती है। तो जरूर देखिएगा, आज आफ्टरनून में वीडियो आ जाएगा। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। तो पहले दो सवाल आज इकोनॉमिक्स फील्ड के हैं क्योंकि एक रिपोर्ट आई है। तो पहला सवाल देख लीजिए, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो आप जानते हैं कि हमारी कोर इंडस्ट्रीज 8 होती हैं। ठीक। उसका जो कैलकुलेशन, वो जो इंडेक्स निकालते हैं, उसका बेस ईयर क्या होता है? एंड द आंसर इज 2011 और 12। 2011-12 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसको बेस ईयर, मतलब इस चीज को 100 मान के बाकी सारे आगे कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है। तो बेस ईयर कौन सा होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोर इंडस्ट्रीज के लिए ये बेस ईयर होता है। इसी का डेटा रिलीज हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। आर्टिकल सेकंड क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। उससे पहले 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है? क्वेश्चन बहुत फेमस है, यूपीएससी प्रीलिम में भी आ चुका है, एसएससी बैंक हर जगह क्वेश्चन देखने को आ जाता है। हम याद कई बार करते हैं पर भूल जाते हैं। तो मैं एक बार लास्ट बार रिपीट करूं, जल्दी देख लीजिए कौन सी 8 इंडस्ट्रीज हैं। इसकी लिस्ट जरूरी है। याद करना बहुत सिंपल है। देखो कैसे याद करते हैं, पेयर वाइज याद करो। आप 8 याद करना है ना, एक पेयर देखो आप, क्रूड और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जुड़े हुए हैं। रिफाइनरी प्रोडक्ट जो होती है रिफाइनरी में, उसमें इनपुट तो क्रूड ही होता है ना। पहला पेयर ये हो गया। उसके बाद आपको पता है ना, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में क्या काम आता है? एक तो स्टील यूज होता है और दूसरा सीमेंट यूज होता है। एक पेयर इसका बन गया। मतलब बनाने वाले ने पेयर ऐसे नहीं बनाया, पर हम याद करने के लिए ऐसे पेयर बना सकते हैं। ट्रस्ट में, आप फिर भूलोगे नहीं इसको कभी। ठीक। चलिए एक और पेयर की बात कर रहे थे, नेचुरल गैस। एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होता है फर्टिलाइजर बनाने में। आप कभी भी किसी इंपॉर्टेंट जगह जाएंगे जहां पे ऐसे प्लांट्स बने होते हैं, फॉर एग्जांपल एमपी में एक जगह है गुना, जहां पे बहुत फर्टिलाइजर, मतलब एक बहुत नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का प्लांट है। वहां पे नेचुरल गैस वगैरह, मतलब बेसिकली नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द फर्टिलाइजर प्लांट। ठीक है। तो आपको फर्टिलाइजर प्लांट और नेचुरल गैस के स्टेशन अक्सर आसपास ही मिलेंगे। ठीक। खैर, एक बात ये, अब आखिरी बात और देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हम कैसे बनाते हैं? कोल से बनाते हैं। तो जो थर्मल पावर होती है ना, वो कोल से तो बनता है। ठीक। तो बस बन गया क्रूड। यही 8 है। क्रूड हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, नेचुरल गैस जो किसका इनपुट होता है? फर्टिलाइजर का। और बिजली कैसे बनती है? कोल से बनती है। बस ये पेयर वाइज याद कर लो, आप 8 कभी नहीं भूलोगे। और इनको याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक सवाल और, फिर आर्टिकल पे आते हैं। अब कोर सेक्टर इंडेक्स जो होता है उसमें 8 होती हैं चीजें। उन 8 में लार्जेस्ट, परसेंटेज सबका बराबर नहीं होता, तो लार्जेस्ट कंपोनेंट किसका है? तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हम करते हैं कोर सेक्टर के इंडेक्स में? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें पहले लार्जेस्ट इस क्वेश्चन में बताना है। लार्जेस्ट सुन लीजिए, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आर दी लार्जेस्ट, बट ये टॉप 4 आपके सामने लिखे हैं, इनके याद कर लो। मैं बता रहा हूं आपको परसेंटेज। इसका होता है 28, एग्जैक्ट ये है 28.04%। आप 28 याद कर लो चलेगा, 28.04। इलेक्ट्रिसिटी जो यहां पे होती है ये होती है 19.85%, ये सेकेंड रैंक पे आती है। फिर स्टील होता है 17.92%, लगभग 18% के आसपास। और कोल होता है 10% के आसपास, 10.33 इज द एग्जैक्ट। ये चारों याद कर लो, टॉप 4 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे और ये फोर्थ रैंक पे। ठीक है। अब जो डेटा है वो थोड़ा नेगेटिव सा डेटा है। ये देख लीजिए, दिस इज फ्रॉम द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। पीआईबी में भी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वहां पे भी मिलेगा, और हर न्यूज़पेपर में आई थिंक ये आर्टिकल आया होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। थोड़ा जूम इन करें इसको। देखिए स्लम्प है वो तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, 6.5% का। अब यहां पे थोड़ा जूम इन, ये मेन पार्ट पे आते हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए। सो आउटपुट एट द इंडिया कोर सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड बाय 6.5%, ऐसा बोला है। ये मार्च की बात हो रही है। सो 6.5% कॉन्ट्रैक्शन है। सो ये तो नेगेटिव हिसाब रहा। एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा ये बताता है। उसके बाद यस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग द अर्ली इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द सब्सिक्वेंट नेशन वाइड लॉकडाउन। असर शायद नेगेटिव आगे और हो सकता है, तो शुरुआत है ऐसा बोलने में आ रहा है। एक चीज और, कि एक होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो जितनी भी हमारी
8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स होता है ना, इट फॉर्म्स 40% वेट इन द आईआईपी। तो जो कोर इंडस्ट्रीज, कोर सेक्टर्स 8 है हमारे, उनका वेटेज आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% होता है। दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये पूरा एनालिसिस दिया है। एक चीज और यहां पे एक जरूरी बात यह है कि अ, ये सेवरल कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज वर एक्चुअली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉकडाउन। तो कई सेक्टर्स इन 8 में से ऐसे थे जिनको एग्जेम्प्ट करा गया था कि ये काम कर सकते हैं, फिर भी रिजल्ट काफी नेगेटिव आया है। तो ये थोड़ी चिंता वाली बात है। बाकी इंडिविजुअली आप देखना चाहिए, इंडिविजुअल डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर आप अपने एनालिसिस के लिए देख सकते हैं कि 13% डिक्लाइन स्टील में हुआ है, 7% डिक्लाइन इलेक्ट्रिसिटी में हुआ है। ये दो सेक्टर मिला के ऑलमोस्ट 40% हो जाते हैं। सीमेंट में 25% का डिक्लाइन हुआ है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन में 15% का हुआ है, फर्टिलाइजर में 12% का, और क्रूड ऑयल में 5.5% का। कोल इज द ओनली सेक्टर जिसने थोड़ी ग्रोथ देखी है, मतलब ये +4% पे है। लास्ट लाइन देखिए, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स इज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये भी 0.5% से डिप हुआ है। ठीक है, अब इनके इंडिविजुअल डिपिंग या ग्रोथ की हमको बात नहीं करनी, पर लिस्ट पता होनी चाहिए और ओवरऑल डेटा पता होना चाहिए। और ये 40% जो आईआईपी और डेटा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इतनी जानकारी काफी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जीआई टैग। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो ये जीआई टैग अब दो चीजों को मिला गया है। पहले आप ये देखो, ये नाम देखो, इसका आंसर बताता हूं मैं। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, आपने एक बात सुनी थी, क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये सब आता है, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क हो गया, जीआई टैग हो गया, सब उसी के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब दो चीजों को अलॉट करा गया जीआई टैग, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें से एक राइस है, चकहाव। चकहाव, ठीक है, ये एक ब्लैक राइस होता है, कौन से स्टेट का है? जस्ट अ मिनट, हैंग हो गया। हाँ सॉरी, मणिपुर इज द आंसर। ठीक है, सो चकहाव ये होता है ब्लैक राइस, और कहां का है? मणिपुर का। ठीक है, अब पहले पूरी लिस्ट देख लेते हैं। अगर हमारे कोई भी सब्सक्राइबर्स मणिपुर से हैं या मणिपुर गए हैं कभी और उन्होंने इस राइस को टेस्ट किया है, तो आप पे कमेंट आपको जरूर करना है भाई, ताकि हम आपका एक्सपीरियंस, जैसे असम के कुछ क्वेश्चन हमने पहले कवर करे थे, उस तरह से अब ये भी क्वेश्चन आया है, तो फिर आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले ये ध्यान रखो कि दो चीजों को मिला है, एक मिला है चकहाव जो राइस की वैरायटी है, ब्लैक राइस वैरायटी मणिपुर से, और दूसरा टेराकोटा जो गोरखपुर का है। तो गोरखपुर टेराकोटा और मणिपुर का चकहाव ब्लैक राइस, इनको जीआई टैग मिल चुका है। अगले आने वाले एग्जामिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये किसने अलॉट किया वो आप देख सकते हैं, चिन्नराजा जी नायडू। ही इज द डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो ये अलॉट कर दिया गया है। अब ध्यान दीजिए यहां पे, यहां से अब उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी डिटेलिंग जरूरी हो सकती है कि देख लो। चक हाउ, इट इज अ सेंटेड ग्लूटेनस राइस which has been in cultivation in Manipur over centuries. It is characterized by special aroma, एक खास खुशबू होती है। It is normally eaten during community fest and is served as चकहाव खीर, खीर के फॉर्म में सर्व होती है। चकहाव has also been used by traditional मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो मेडिसिनल भी कुछ यूजेस हैं इसके। एंड ये अकॉर्डिंग टू द जीआई एप्लीकेशन फाइल्ड, दिस राइस टेक्स द लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम ऑफ 40 to 45 minutes ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फाइबरस ब्रांड लेयर एंड अ हायर क्रूड फाइबर कंटेंट। तो बड़ा ही काम की चीज लग रही है। एंड एट प्रेजेंट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ चकहाव कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन सम पॉकेट्स ऑफ मणिपुर, एंड डायरेक्ट सोइंग ऑफ प्री सोक्ड सीड्स and also transplantation of rice seedlings raised in nurseries in puddled fields are widely practiced। तो ये तो आप पैडी कल्टीवेशन के बारे में जानते ही हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं पूरे जानकारी दी गई इसके बारे में। तो मुझे लगता है आने वाले एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन की चांस तो मैं बहुत हाई समझता हूं। और थोड़ा गोरखपुर का भी देख लीजिए जो सेकंड चीज मिली है। And yeah, last paragraph. The terracotta work of Gorakhpur is a century-old traditional art form where the potters make various animal figures. इसमें animal figures बनते हैं जैसे horses, elephants, camel, goat, ox, and with hand applied ornamentation. तो हाथ से पूरा ornamentation पे करते हैं. And some of the major products of craftsmanship includes how the elephants, महावतदार horse, मतलब महावतदार, मतलब जिस हॉर्स में महावत, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज को। वैसे महावत वर्ड मैंने एलिफेंट्स के लिए सुना था, पर यहाँ पे हॉर्स के लिए बोला जा रहा है। तो डियर
कैमल, 5 फेस्ड गणेशा, सिंगल फेस गणेशा, एलिफेंट टेबल्स, शैंडलियर्स एंड हैंगिंग बेल्स। तो काफी चीजें बनती हैं। तो भाई हमारे सब्सक्राइबर जो मणिपुर से हैं और गोरखपुर से हैं, जिन्होंने इस आर्ट को देखा है, भाई आपके कमेंट चाहिए आज, क्योंकि आपने डायरेक्टली उस चीज को देखा होगा। तो प्लीज अपना इनपुट जरूर दीजिएगा। एनीवेज, फॉर एवरीबडी एल्स दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। An arm of Jal Shakti Ministry has sent a proposal to ICMR for clinical trial of which river for treatment of COVID-19। तो एज अ साइड रिसर्च ये बात कही जा रही है, आंसर है गंगा। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सो एक्टिविस्ट के कहने पर ये प्रपोजल भेजा गया है। दे आर सीकिंग टेस्टिंग ऑफ गंगा वाटर फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। अब इसका पहले 2 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, हिंदू के नेशनल वाले पेज में आया है, पर मैं आपको सिर्फ पहले 2 पैरा बता रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा जूम इन करके ये देख लीजिए। So the National Mission for Clean Ganga, which is an arm of Jal Shakti Ministry that deals with the Ganga cleanup plan, has forwarded to the ICMR, मतलब Indian Council for Medical Research, a proposal to undertake clinical trials and examine if Ganga water can be used to treat COVID-19 patients। इसका साइंटिफिक भी समझिएगा। The proposal was made by a collective of activists involved in the cleanup of the river as well as जो लिटिगेशंस चल रहे थे। तो कई एक्टिविस्ट और लिटिगेंट्स के प्रपोजल, उनके रिक्वेस्ट के लिए इसको प्रपोजल भेजा गया है। ठीक, अब थ्रस्ट क्या है वो देखिए, द इंपॉर्टेंट पॉइंट। द थ्रस्ट ऑफ द प्रपोजल इज दैट रिसर्च फॉर ओवर अ सेंचुरी एंड मोस्ट रिसेंटली एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस पर ध्यान दीजिएगा। सॉरी, एन इन्वेस्टिगेशन बाय द CSIR। अब CSIR के एक लैब है, वो देखिएगा, नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर। तो जो NEERI नागपुर है, जो CSIR की ही लैब है, उसमें एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला था, हैड फाउंड, ये देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इट हैड फाउंड दैट द अपर स्ट्रेचेस ऑफ गंगा हैड सेवरल स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियोफेग्स। और इनको फेक्स भी बोलते हैं, बैक्टीरियोफेग्स या फेक्स। तो फेक्स क्या होते हैं? दे आर, मतलब इनका एक और नाम फेक्स है। दे आर वायरसेस दैट स्पेसिफिकली टारगेट बैक्टीरिया and are also extremely strain specific. While there is research to suggest that these fakes may have antimicrobial properties and could potentially destroy bacteria such as Mycobacterium, Streptococcus या फिर Pseudomonas, ठीक है, Yersinia, it is unclear how these fakes, being virus themselves, could have antiviral properties। तो ये जो बैक्टीरियोफेक्स होते हैं अपर स्ट्रेचेस ऑफ गंगा में, ये देखिए, या फिर इनको फेक्स भी बोलते हैं, सिर्फ फेक्स भी बोल सकते हैं आप। इन पे रिसर्च हुई है और इनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई गई है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। और ये कई बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, जैसे ये लिखा है ना, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर सूडोमोनास। पर ये अपने आप में वायरस होते हैं, तो इनमें एंटी वायरल प्रॉपर्टी भी होगी, बिकॉज कोरोना वायरस इज अ वायरस। वो अभी नहीं पता, उसके लिए रिसर्च करने के लिए बात चली। तो फर्क समझ गए, गंगा के अपर पार्ट्स में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी वाले बैक्टीरियोफेक्स, या जिनको सिर्फ फेक्स भी बोलते हैं, वो पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। पर क्या ये वायरस को भी डिस्ट्रॉय करेंगे? बिकॉज ये अपने आप में वायरस ही होते हैं। ये रिसर्च करने की रिक्वेस्ट करी गई है और ये प्रपोजल दिया गया है। ठीक है, किसने दिया है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आती है। कई एक्टिविस्ट इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब इसमें रिसर्च क्या होती देखना पड़ेगा, बट यहां पे साइंस एंड टेक वाला भी थोड़ा टेक्निकल पार्ट आता है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बायोलॉजी की फील्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो करंट अफेयर्स भी है और इसमें बायोलॉजी और साइंस एंड टेक का थोड़ा पार्ट भी मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप जानते हैं कि ऋषि कपूर द ग्रेट एक्टर, वो भी अनफॉर्चुनेटली कल नहीं रहे हमारे बीच में। सो इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर द इंडस्ट्री। इरफान खान और फिर ऋषि कपूर, ही एक्सपायर्ड। ठीक है, तो उसी पर ऊपर एक क्वेश्चन लाया हूं मैं। इनको नेशनल अवार्ड मिला है एक, वो किस मूवी के लिए मिला था? एंड द आंसर इज मेरा नाम जोकर। ही गॉट द नेशनल फिल्म अवार्ड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर मेरा नाम जोकर। बाकी जो बॉबी मूवी है, इसके लिए इनको अवार्ड मिला था। ये 1973 की, मतलब उस डिकेड की वन ऑफ द मोस्ट हिट मूवीज थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बाकी तो इनको और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ही वाज अ ग्रेट एक्टर एंड पर 2 मूवीज का आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ये आप उनका फोटो देख सकते हैं, मिस्टर ऋषि कपूर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। डेनिस गोल्डबर्ग, ही इज अ वेरी फेमस एक्टिविस्ट। वो किस कंट्री के हैं? ही इज ऑल्सो एक्सपायर्ड, तो इसलिए क्वेश्चन यहां पे भी आया है। द आंसर इज साउथ अफ्रीका। ये आर्टिकल पढ़िएगा। सो ही वॉज अ एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट। सो डेनिस गोल्डबर्ग, ही इज नो मोर। यहां पे पढ़ लीजिए, एंटी अपार्थाइड, जो कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में, उस फाइट में भी ये लड़े थे। सो साउथ अफ्रीकन
anti-apartheid activist Dennis Goldberg, sorry, he has expired in his hometown, केप टाउन नाम है शहर का, एंड ये साउथ अफ्रीका में है। उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। मिस्टर गोल्डबर्ग वाज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द नाउ रूलिंग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड स्टूड trials alongside Nelson Mandela. He spent 22 years in prison for his involvement with the African National Congress fight against apartheid, the racist system of oppression imposed by the white minority government. ठीक है। When his fellow accused were sent to Robben Island as a white prisoner, Mr. Goldberg was separated from them as was imprisoned in the capital Pretoria. ठीक है। और मिस्टर गोल्डबर्ग हैज कंटिन्यूड हिज एक्टिविज्म इन पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका। उसके बाद भी ये पूरा अच्छा काम करते रहते हैं, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। एंड ही वाज अ क्रिटिक ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट जेकब जूमा। अब तो उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया जेकब जूमा ने 2018 में, क्योंकि उन पे कुछ करप्शन के चार्जेस थे। ठीक है, तो इस तरह की ये बातें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेशनल वाली फील्ड से। क्वेश्चन नंबर 7 आर्ट एंड कल्चर का है ये। कुछ फेमस पेंटिंग्स के नाम मैं बता रहा हूं आपको। शकुंतला, कादम्बरी, नायर लेडी अडोर्निंग हर हेयर एंड गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस। इससे बहुत सारी और पेंटिंग्स हैं। ये किसके आर्ट वर्क है? ये बहुत फेमस पेंटिंग्स है, किसकी है बताना है आपको। आंसर है राजा रवि वर्मा। ही वॉज अ वेरी फेमस इंडियन पेंटर और 29 अप्रैल को इनकी एनिवर्सरी थी। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1848 और बहुत फेमस इंडियन पेंटर थे। इनकी पेंटिंग्स बहुत फेमस हैं। कुछ एग्जाम्पल यहां पे बाकी आप देख सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन एक और बनता है कि इनकी 172nd बर्थ एनिवर्सरी थी और इसी के लिए एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज करा है किसने? यहां देख सकते हैं आप, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स न्यू दिल्ली ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। वर्चुअल टूर ऑन राजा रवि वर्मा ऑन हिज 172nd बर्थ एनिवर्सरी। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके इसको देख सकते हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग्स इनकी होती थी। ठीक है, 29 अप्रैल इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर। इसलिए कई बार पेंटिंग के नाम से भी आर्टिस्ट का नाम पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने पेंटिंग के कुछ नाम बता दिए। बाकी लिस्ट तो बहुत लंबी, थोड़ा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्पोर्ट्स की फील्ड से वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो, उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये। इंडिया वन द गोल्ड मेडल इन फुटबॉल एट द 1962 एशियन गेम्स, जकार्ता में हुए थे। ठीक है, हु वॉज जकार्ता, इंडोनेशिया। हु वॉज द टीम कैप्टन? द आंसर इज चुनी गोस्वामी। चुन्नी गोस्वामी। अब देखिएगा, ये ही वॉज अ लेजेंडरी फुटबॉलर। और एक और खास बात थी, फुटबॉल लेजेंड चुन्नी गोस्वामी पासेस अवे। एक चीज और, ही लेड इंडिया टू ग्लोरी एट द 1962 एशियन गेम्स एंड ये क्रिकेटर भी थे। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में बंगाल की टीम को कैप्टन भी किया था। तो फुटबॉलर भी थे, क्रिकेटर भी, फुटबॉलर इंटरनेशनल थे ये। ठीक है, सो सुबिमल चुन्नी गोस्वामी, ही वॉज द मैन हु इंस्पायर्ड इंडिया टू इट्स मोस्ट टॉक्ड अबाउट मोमेंट ऑफ फुटबॉल ग्लोरी, गोल्ड मेडल एट द 1962 एशियन गेम्स इन जकार्ता। ही इज नो मोर नाउ। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आप उनका पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पे, बट अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। बाकी उन्हें सब लोगों ने ट्रिब्यूट यहाँ पे दिया, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बस 2 क्वेश्चन और है। एक और मेडिसिनल ड्रग वाला क्वेश्चन यहाँ पे आज आया है इकोनॉमी वाले सेक्शन में। विच कंपनी has received approval from the DCGI, Drug Controller General of India, DCGI, to conduct clinical trials of Favipiravir. It is an antiviral tablets on COVID-19 patients. तो इस ट्रायल की परमिशन किस कंपनी को मिली है? एंड द आंसर इज ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। काफी बड़ी कंपनी है फार्मा की। ग्लेनमार्क को परमिशन मिली है। आर्टिकल ये देख लीजिए, पूरा पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं, बट इनिशियल मेन पॉइंट पता होने चाहिए। सो डीसीजीआई ने नॉट दिया है ग्लेनमार्क को फॉर ट्रायल ऑफ फाविपिरावीर ऑन कोविड-19 पेशेंट्स। आप देख सकते हैं फाविपिरावीर, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब यहां काम की बात देख लीजिए कि हाँ, टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ फाविपिरावीर एंटीवायरल टैबलेट्स ऑन कोविड-19 पेशेंट्स। ठीक है, द क्लिनिकल ट्रायल्स विल लेट अस नो द एफिकेसी ऑफ दिस मॉलिक्यूल ऑन कोविड-19 पेशेंट्स। और एक बात और, मल्टीपल ट्रायल्स हैव बीन इनिशिएटेड ऑन पेशेंट्स इन चाइना, जापान एंड यूएस आल्सो। और ध्यान रखिए, ट्रायल्स हैं, अभी प्रूवन नहीं है। जब तक एफिकेसी, बिकॉज प्रॉब्लम पता है क्या होती है, सिर्फ कोरोना वायरस खत्म नहीं करना है, कई बार इन दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो जब तक एफिकेसी या एफिशिएंसी प्रूव ना हो जाए, तब तक इनको यूज नहीं करा जाता, इसलिए भी ट्रायल फेज में। ठीक है, लेट अस होप कि जल्दी से फिर इसके रिजल्ट्स अच्छे आए तो बढ़िया बात है। ठीक, तो यहां पे ग्लेनमार्क का नाम, फाविपिरावीर का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा खास है, क्यों है बताता हूं मैं आपको कि कौन सी किताब किसने लिखी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पर समस्या इनको याद कैसे करा जाए। तो उसकी छोटी सी मैं बात बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। पहले इसका क्वेश्चन देख लीजिए कि भाई वो ऐसे तो हजारों किताबें बनती हैं, हम लिस्ट कहां से लाए, उसी के लिए मैं बता रहा हूं आपको। पहले क्वेश्चन देखिए, शैडो मैन एक नॉवल है, उसे लिखा किसने आपको बताना है। आंसर है सी ऑप्शन, विजया सवाइन इन्होंने लिखा है। तो ये आप उस कवर पे देख सकते हैं, दिस इज अ नॉवल शैडो मैन, विजया सवाइन। और हिंदू में एक जो स्पोर्ट्स के पहले का पेज होता है उसमें ये था आर्टिकल, जो आप फोटो देख सकते हैं, विजय स्वैन इनका आर्टिकल है शैडो मैन। अब देखिए ये वो पेज है जो इकोनॉमी के बाद आता है और स्पोर्ट्स के पहले आता है, ठीक है। अब इसमें इनके बारे में पूरा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट देखिए यहां से खबर या फिर हम सोर्सेज और कैसे निकाल सकते हो, ध्यान दीजिएगा। तो उस आर्टिकल का मैंने फ्रंट वाला टॉप वाला पार्ट आपको बताया है, ठीक, जो हेडिंग वाला पार्ट है, ठीक है। सो बिजॉया स्वैन्स शैडो मैन हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020। अब इस किताब में उन्होंने क्या पोर्ट्रे किया है, जो ये set in the Tolkien landscape of Shillong portrays the problem of identity and insurgency in Meghalaya। तो इस थीम पर यह बुक लिखी गई है विजया स्वैन की, शैडो मैन। अब यहां देखिएगा यह किताब जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज होते हैं उसके लिए शॉर्टलिस्ट करी गई है, एक नॉमिनेशन की तरह जाएगी, अवार्ड अभी अनाउंस नहीं हुए। अब कुछ और किताबें भी यहां पे शॉर्टलिस्ट हुई होंगी, तो वहां से हम काफी कहानी निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा इधर, ये देखो, अब मैं वेबसाइट पे गया, किसकी वेबसाइट, ये देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे, क्योंकि मुझे पता है अगर ये किताब नॉमिनेट हुई है मतलब और भी किताबें हुई होंगी, तो उनके राइटर का नाम भी पूछ सकते हैं और यहां से प्रिपरेशन की आपको चीजें मिलती हैं। वेबसाइट देख लो, ऑफिशियली मिल जाएगी आपको, गूगल करेंगे तो। ये देखो, ये रहे नॉमिनेशंस, ये देखिए, दीज आर दी नॉमिनेशंस। इसमें देख रहे हैं आप, शैडो मैन बाय विजय स्वैन, और बाकी किताबें देख लो आप, गन आइलैंड बाय अमिताभ घोष, ताबू बाय निर्मला गोविंदराजन, जोना वेल बाय रंजीत होसकाटे, द सिटी एंड द सी बाय राजकमल झा। पूरी लिस्ट देख लीजिए आप, कितनी किताबें हैं, 5-10 किताबें। याद करने में 5 मिनट लगने वाले हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि उस किताब का आर्टिकल था और उसमें इस अवार्ड की बात करी गई थी, तो आपने उस अवार्ड के पूरे नॉमिनीज चेक कर लिए। अब ये सारी किताबें और इनके ऑथर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशंस। और आई थिंक ये अक्टूबर में न्यू दिल्ली में अवार्ड अनाउंस होगा, तब इनमें से एक विनर भी निकलेगा, वो भी याद कर लेंगे, पर बाकी 9 भी याद करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से एडिशनल सर्चेस करी जाती हैं, वरना हम क्या सोचते हैं कि अरे पता नहीं कहां से पूछ लिया। भाई ऐसे रेफरेंस मिलता है आपको, पेपर में एक किताब का नाम है, बाकी 9 आप पढ़िए, अपने आप पूरा बैकग्राउंड बन गई, आपके एग्जाम के लिए तैयार हो गए आप। और तो जानते ही हैं आप, ऑथर में लॉजिक तो होता नहीं है, इन द सेंस कि किताब का नाम है और आपको ऑथर का नाम है, तो कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप, आपको पता है तभी बता पाओगे आप। इसमें ऐसे नहीं कि हाँ ये किताब इनकी लग रही है, वैसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। तो याद होगा तो आराम से बता दोगे आप, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, ये 2020 अवार्ड्स के लिए मतलब ऑथर्स में लॉजिक होता है, बट किताब का ऑथर कौन सा है अगर वो ना पता तो उसमें लॉजिक नहीं लगा सकते आप। अब देखिए ये 2020 के नॉमिनेशन है, पर 2019 के जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज है वो अनाउंस पहले ही हो चुके हैं, वो देख लीजिए। वो अवार्ड मिला था, मैं यहां लिख देता हूं, 2019 का अवार्ड राणा दासगुप्ता को। राणा दासगुप्ता को उनकी एक 2010 का नॉवल था जिसका नाम था सोलो, तो ये सोलो नॉवल था 2010 का, उन्होंने 2010 में लिखा था राणा दासगुप्ता ने, इनको अवार्ड मिला था लास्ट ईयर 2019 रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2019, ठीक है। और ये जो आप किताबों के नाम देख रहे हैं, ये 2020 का अवार्ड जो अक्टूबर में अनाउंस होगा उसके नॉमिनेशन है, बट सारे नॉवेल्स हमारे लिए जरूरी होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से थोड़ा पढ़ाई में एलैबोरेशन स्मार्टली किया करो आप। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फीडबैक्स और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके बगल में जो बेल का निशान है उसको दबा दीजिए, ताकि वीडियो जैसी आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको, ठीक है। और आज दिन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो आने वाला है, जो हम ग्राफिकल अप्रोच के साथ साथ पढ़ेंगे, तो आपको क्लैरिटी और बेटर वहां पे समझ में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं तब, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।